कहानी शुरू होती है एक पायनियर के साथ जो बड़ी मुश्किल से अपने कांपते हाथों से सप्लाईज अपलोड कर रहा है। लिनन, जो ग्रेट सी किंगडम से है, अपने कोर्ट से पिछले कुछ दिनों की अपनी इकलौती कमाई निकालने की कोशिश करता है। पत्थर की तरह सख्त ब्लैक मॉस के कुछ टुकड़े। ऐप पर लिनन की रेटिंग एक ट्रैश की तरह दिखाई जा रही है। तभी अचानक अरबों लोगों की आंखों के सामने एक हाफ ट्रांसपेरेंट स्क्रीन खुलती है जो ब्लू स्टार से ये सब देख रहे हैं। ये डेली नेशनल फॉर्चून रैंकिंग्स का वो सबसे क्रूर पल है जिसके तुरंत बाद एक लाल रंग की वार्निंग चमकने लगती है। मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा है कि ग्रेट साया किंगडम की ओवरऑल रैंकिंग गिरकर दुनिया में 8वीं हो गई है। सजा के तौर पर नेशनल कोल्ड वेव अब 5% और बढ़ जाएगी। लिनन के मन में एक पल के लिए हार मानने का ख्याल आता है, लेकिन इस पेनल्टी को देखकर वो खुद को मजबूर करता है। उसे पता है कि वो एक बार फिर सबको नीचे खींच रहा है। अब तो मरना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये आपदा शायद अब तक हर एक घर तक पहुंच चुकी होगी। सच तो यह है कि यह बोझ बहुत भारी है। कांपते हुए वो गालियों से भरी रैंकिंग लिस्ट को बंद करता है और अपने उन पैरों को देखता है जो ठंड की वजह से बेकार हो चुके हैं। वो अपनी पूरी जान लगाकर लड़ना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका है। उसकी चेतना धुंधली होने लगती है और पलकें भारी हो जाती हैं। तभी अचानक उसके दिमाग की गहराइयों में एक क्रिस्प इलेक्ट्रॉनिक चाइम गूंजती है। लिनन चौंक कर अपनी आंखें खोल देता है। उसे लगता है कि शायद मौत करीब आने की वजह से उसे कोई भ्रम हुआ है, लेकिन तभी उसके सामने चमत्कारिक रूप से एक लाइट स्क्रीन आती है। एक यूनिक हिडन टैलेंट जाग गया है। यह अचानक हुआ बदलाव से पूरी तरह दंग कर देता है। सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने डेली इंटेलिजेंस सिस्टम हासिल कर लिया है। ये कोई साधारण नीली स्क्रीन नहीं है, बल्कि उसकी आंखों की पुतलियों पर तैरते हुए पेल गोल्ड टेक्स्ट की लाइनें हैं। आज का इंटेलिजेंस रिफ्रेश हो चुका है और वो सुनहरी लिखावट उसकी आंखों के हिलने के साथ साथ तैर रही है। सर्वाइवल इंटेल बताता है कि स्नो केव से 80 मीटर बाहर एक सप्लाई बॉक्स है जिसे किसी पुराने सर्वाइवर ने छोड़ा था। वो अपनी आंखों को जोर से झपकाता है, लेकिन वो सुनहरे शब्द गायब नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे उसकी किस्मत आखिरकार बदल रही है। यही नहीं, उसकी आंखों के सामने हवा में एक गोल्डन गाइडिंग एरो दिखाई देता है जो उसे रास्ता दिखा रहा है। इस वक्त लिनन के पास ये सोचने का समय नहीं है कि ये जानकारी कहाँ से आई, क्योंकि केव में अपने का सीधा मतलब है मौत। वो एक डरपोक की तरह ठंड में मर जाने के बजाय सब कुछ दांव पर लगाकर बाहर निकलने का फैसला करता है। अपने दांतों को भींचते हुए वो अपनी आखिरी ताकत बटोरता है और अपनी एलॉय शवल को पागलों की तरह पकड़े हुए रेंग कर बाहर निकलता है। वो तब तक रेंगता है जब तक उस जगह नहीं पहुंच जाता, और फिर बर्फ में घुटनों के बल गिरकर अपनी शवल को ऊपर उठाता है। वो अपने शरीर का पूरा वजन लगाकर एक जोरदार वार करता है। इधर पूरी दुनिया के दर्शकों को लग रहा है कि ये बॉटम रैंक लूजर अब खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि उसके माता पिता में लाइव स्ट्रीम खोलने की हिम्मत नहीं है। उन्हें डर है कि वो अपने बेटे के आखिरी तड़पते हुए पल देख लेंगे। लेकिन जब कैमरा वापस उसकी लोकेशन पर आता है तो देखने वाले सब सन्न रह जाते हैं। लिनन न सिर्फ जिंदा है, बल्कि उसने अपनी डाउन जैकेट उतार दी है और पसीने से भीगा हुआ प्रीमियम सिल्वर पैटर्न जर्की का एक टुकड़ा खा रहा है। जैसे ही सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी सैटिस्फैक्शन लिमिट अब बढ़कर 120 हो गई है, उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक आती है। कुछ ही देर पहले उस डेली इंटेलिजेंस सिस्टम ने, जिसे सिर्फ वो देख सकता है, डेटा रिफ्रेश किया था। उस बर्फीले तूफान के बीच जब उसकी शवल किसी सख्त चीज से टकराई थी तो वो आवाज उसके कानों में संगीत जैसी थी। उसने सूखी बर्फ की परत को पागलों की तरह खोदा जब तक कि उसकी उंगलियों ने उस ठंडे लेदर को नहीं छू लिया। कांपते हाथों से उसने उस सप्लाई चेस्ट को खोला। वहां कोई चमक धमक वाले स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, बस कुछ मामूली चीजें थीं जो उसकी जान बचा सकती थीं। अंदर उसे तेल में डूबे फायर स्टार्टर्स, शाइनी ब्लैक होल के 3 टुकड़े और वो जान बचाने वाली सिल्वर जर्की मिली। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाया और अपनी दुबली काया से हवा को रोकते हुए फ्लिंट पकड़ लिया। उसकी सैटिस्फैक्शन अब 0 हो चुकी थी और हेल्थ बहुत ही कम। इस हालत में वापस गुफा तक जाना मतलब रास्ते में ही जम जाना था। उस कड़कड़ाती हवा के बीच आखिरकार एक चिंगारी निकलती है। फिर एक और भी अजीब नज़ारा सामने आता है। वो ब्लैक कोल आग को छूते ही बिना किसी मेहनत के भूतिया नीली लपटों में बदल जाता है। 10 सेकंड के अंदर ही उस कोयले से गर्मी की एक ऐसी लहर निकलती है जो बर्फीली हवाओं को भी पीछे धकेल देती है। गर्मी इतनी तेज है कि लिनन को पीछे हटना पड़ता है और तूफान के बावजूद उसके माथे पर पसीना आने लगता है। ये थर्मल वैल्यू वाकई डराने वाली है। लिनन अपनी शवल पर नाचती उन नीली लपटों को गौर से देखता है और उसकी आंखों में एक गहरी चमक आती है। वो सोचता है कि अगर इस हाई ग्रेड एनर्जी का 100वां हिस्सा भी उसकी दुनिया में पहुंच जाए तो सब कुछ बदल सकता है। इससे पूरे एक जिले का एनर्जी क्राइसिस खत्म हो सकता है। जैसे जैसे शरीर का तापमान बढ़ता है और उसे महसूस होना शुरू होता है, उसे एक जानलेवा भूख लगती है। वो जर्की का टुकड़ा मुंह में भर लेता है। सच तो यह है कि वो बहुत सख्त है,
लेकिन जैसे ही लार्ज से मांस नरम होता है वो पिघलने लगता है और उसमें से एक अजीब सी राहत देने वाली गर्मी निकलती है। वो गर्मी उसके गले से होती हुई सीधे पेट में जाती है। उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वो सिर्फ प्रोटीन खा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो प्योर एनर्जी का एक हिस्सा निकल रहा हो। धीरे धीरे उसके पैरों की जान वापस आती है और उसके घाव भी भरने लगते हैं। ऐसा लगता है कि एक सिल्वर स्टार ग्रेड आइटम शारीरिक चोटों को भी ठीक कर सकता है। उसकी जान आखिरकार बच गई। वो बची हुई जर्की को ध्यान से लपेटता है और अपनी गुफा की गर्माहट की तरफ मुड़ जाता है। इधर अर्थ पर एच सिटी के शिंगफू नेबरहुड में माहौल बहुत भारी है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है जो घर के सन्नाटे को चीर देती है। लिनन के पिता कांपते हुए दरवाजा खोलते हैं तो सामने गहरे हरे रंग की यूनिफॉर्म में दो जवान खड़े मिलते हैं। उनके सीने पर लगे गोल्डन ड्रैगन बैजेस सब कुछ बयान कर रहे हैं। वे स्पेशल ऑपरेशंस ब्यूरो से हैं। ऑफिसर उनसे पूछता है कि क्या वे ट्रेल ब्लेजर लिनन का परिवार हैं, और फिर एक मिलिट्री सैल्यूट देता है। पिता के पैर डगमगाने लगते हैं। वो घबराकर पूछते हैं कि क्या उनके बेटे को कुछ हुआ है। ऑफिसर उन्हें यकीन दिलाता है कि लिनन के वाइटल साइंस फिलहाल स्टेबल हैं। सब चैन की सांस लेते हैं। ऑफिसर अपनी टीम को सप्लाईज के दो बड़े क्रेट्स अंदर लाने का इशारा करता है। वे सरकार के आदेश पर आए हैं और उस हीरो के परिवार के लिए स्पेशल राशंस, इलेक्ट्रिसिटी कार्ड्स, गर्म कैंड फूड और दवाइयां लेकर आए हैं। कड़कड़ाती ठंड में जब शहर में बिजली की कटौती चल रही है, ये चीजें सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। ऑफिसर बताता है कि उनका बेटा लेनिन इस वक्त इटर्नल विंटर गार्डन में है, जो बैरन का सबसे खतरनाक इलाका है। अपनी इच्छा शक्ति के दम पर वो उस सेक्टर में ग्रेट साया किंगडम का इकलौता सर्वाइवर बना हुआ है। माता पिता दंग रह जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा किस नर्क में संघर्ष कर रहा है। जाते जाते वो ऑफिसर उस छुई अंधी बच्ची को देखता है जो कोने में बैठकर सब सुन रही थी। उसे अब समझ आता है कि लिनन किस वजह से इतनी देर तक टिका हुआ है। बाहर गलियारे में एक जवान पूछता है कि क्या लिनन वाकई आज की रात बच पाएगा। कैप्टन बस एक गहरी आह भरता है। उधर शेल्टर में वो हाई एनर्जी कोल उम्मीद से ज्यादा देर तक जलता है, जिससे लिनन को थोड़ी सुकून की नींद मिल पाती है। अगली सुबह सिस्टम उसे बताता है, गुड मॉर्निंग ट्रेल ब्लेजर 317-865। कल मरने वालों का आंकड़ा 889 तक पहुंच गया है। ये ठंडे नंबर उसे किसी बर्फीले पानी के झटके की तरह लगते हैं। सिर्फ एक रात में 900 जाने चली गई। यही बैरन की कड़वी सच्चाई है। उसके पास अब सप्लाईज बहुत कम बची हैं, सिर्फ आधी जर्की और कोयले के 2 छोटे टुकड़े। इतनी कम चीजों के साथ वो बस 3 दिन और निकाल पाएगा। उसे अब खुद कदम उठाना होगा। वो एक गहरी सांस लेकर अपनी शवल पकड़ता है और तभी वो इलेक्ट्रॉनिक चाइम फिर से बजती है। डेई इंटेलिजेंस सिस्टम रिफ्रेश हो गया है। सिस्टम बताता है कि एक खास चीज खाने से उसकी कोल्ड रेजिस्टेंस हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। लिनन बिना कुछ कहे अपने लिए एक टुकड़ा पकाता है और बाकी हिस्सा सरकार को अपलोड कर देता है। उसके इस एक कदम से ग्रेट सिया के बड़े लीडर्स हैरानी में खड़े हो जाते हैं। उसने न सिर्फ रिसोर्सेज की कमी को खत्म किया है, बल्कि एक यूनिक हिडन रिवॉर्ड ट्रिगर कर दिया है। 10,000 FOL डी मैनिफेस्टेशन। इसे समझने के लिए हमें 3 दिन पीछे जाना होगा। जब वो एक खतरनाक फॉरबिडन जोन में था, तब सिस्टम ने उसके सामने 4 सुनहरे विकल्प रखे थे। अब से वो अपनी इंटेलिजेंस की दिशा चुन सकता है। ए रिसोर्सेज, बी एनवायरमेंट, सी क्राइसिस या डी द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। इन 4 रास्तों को देखकर लिनिन एक गहरे सन्नाटे में खो जाता है। कायदे से तो उसे रिसोर्सेज चुनना चाहिए था, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। लेकिन उसे पता था कि इस खतरनाक जगह पर हालात पल पल बदलते हैं। अगर उसे अपने आसपास का नहीं पता होगा तो कोई भी खाना उसे नहीं बचा पाएगा। उसने विकल्प बी एनवायरनमेंट चुना। तभी एक होलोग्राफिक मैप खुलता है, लेकिन एक लाल चेतावनी उसे डरा देती है। वार्निंग, 71 घंटों में एक ए रैंक वाइट डिजास्टर आने वाला है। तापमान -30 डिग्री है और उसकी गुफा उसे नहीं बचा पाएगी। उस लाल स्क्रीन को देखकर उसे एक पल के लिए घबराहट होती है, लेकिन तभी उत्तर पूर्व में उम्मीद की एक किरण दिखती है। वहां एक झील है जहां पानी जमा नहीं है और बर्फ सिर्फ 20 सेंटीमीटर मोटी है। पानी का मतलब है कि वहां मछलियां होंगी और मछलियों का मतलब है जिंदगी। वो वहां जाने का फैसला करता है। उस हार्ड कंपा देने वाली हवा के बावजूद वो अपनी शवल थामकर तूफान में निकल पड़ता है। उधर ब्लू स्टार के स्पेशल ऑपरेशंस ब्यूरो में तनाव बहुत ज्यादा है। ले कड़क आवाज में अपडेट्स मांगता है। स्टाफ कांपते हुए बताता है कि आइस किंग शॉट आयु जहरीले कीड़ों के बीच पेड़ की छाल खाकर जिंदा है। लाए चिंगचिंग के पास 12 घंटों से पानी नहीं है और उसकी हालत गंभीर है। सारी खबरें बुरी हैं, लेकिन जब स्क्रीन दूसरे देशों के ट्रेल ब्लेजर्स पर जाती है तो टीम का हौसला टूटने लगता है। जापान का योद्धा एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर मजे से नारियल फोड़ रहा है। यह सब देखकर हर किसी का खून खौलता है। तभी एक शांत और ठंडी आवाज गूंजती है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हम देखते हैं कि लिनन तूफान में अपनी एलॉय शौल्य आगे बढ़ रहा है। ये देखकर ले की आंखों में उम्मीद जागती है।
वो सू वान को आदेश देता है कि लिनन पर पूरी नज़र रखी जाए। उसे जानना है कि लिनन इस मौत के जाल से कैसे निकलेगा। लिनन अपना ब्रॉडकास्ट चालू करता है और कैमरा की तरफ देखकर एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहता है कि वो ठीक है। इससे पहले कि दर्शक कुछ समझ पाते, लिनन अपनी शवल उठाता है और बर्फ पर एक के बाद एक जोरदार वार करना शुरू करता है। झटकों की वजह से उसके हाथों में तेज दर्द होता है और चैट में लोग उसे पागल कहने लगते हैं। वे उसे अपनी ताकत बर्बाद न करने की सलाह देते हैं, लेकिन लिनन नहीं रुकता। यहाँ तक कि सू वान भी निराशा में यह सब देख रही है। वो अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है कि -40 डिग्री में बर्फ कम से कम 1 मीटर मोटी होगी। उसे लगता है कि लिनन सिर्फ अपनी मौत को दावत दे रहा है। लिनन की हालत वाकई खराब हो रही है। उसका कोर टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है और उसके हाथ सुन्न पड़ चुके हैं। हर गुजरते सेकंड के साथ मौत करीब आ रही है। उसे डर है कि शायद वो कभी बर्फ को तोड़ नहीं पाएगा। उसे हवा में मायूसी की महक महसूस हो रही है, लेकिन वो रुक नहीं सकता। अगर वो रुक गया तो उसका पसीना जम जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। एक आखिरी दहाड़ के साथ वो अपनी बची कुची पूरी ताकत इकट्ठा करता है और अपनी शवल का आखिरी वार करता है। बर्फ के टूटने की आवाज़ किसी संगीत जैसी थी। अचानक झील का गहरा काला पानी ऊपर की ओर उछला और उसके चेहरे पर जा गिरा। बर्फ की वो दरार एक कुदरती चारे का काम कर रही थी और कुछ ही मिनटों में पानी की सतह पर हलचल होने लगी। सतह के नीचे कई काली परछाइयां दिखने लगी। जैसे ही एक ब्लैक फिश उस सुराख के पास से गुजरी, लिनन ने अपनी फुर्ती दिखाई। उसने अपने दोनों हाथों से झपट्टा मारा और उस लोहे जैसी भारी और सख्त मछली को कड़ाके की ठंड वाले पानी से बाहर खींच लिया। जब वो ब्लैक फिश बर्फ पर आ गिरी तो उसे देख दर्शक दंग रह गए। ऐसा लगता है कि एक शवल भी मछली पकड़ने के जाल का बेहतरीन काम कर सकता है। सर्वाइवल का ये एक शानदार नज़ारा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पहली मछली पकड़ी, एक और भी जानलेवा संकट अचानक खड़ा हो गया। एक वार्निंग फ्लैश हुई क्योंकि उसके शरीर का टेम्परेचर और भी तेजी से गिरने लगा था। उसे तेज चक्कर आने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने फौरन कुछ नहीं खाया तो वो वहीं दम तोड़ देगा। कांपते हाथों से उसने ड्राइड मीट का एक कीमती टुकड़ा निकाला। उसने एक हताश भरी बाइट ली और अगले ही पल लाइव स्ट्रीम चैट में फिर से खलबली मच गई। एक गोल्डन कमेंट में इशारा किया गया कि वो मीट असल में चमक रहा था। वो सिल्वर स्टार ग्रेट फूड था। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो अब तक जिंदा कैसे बचा हुआ था। जहां ग्रेट सिया की ऑडियंस हैरानी से देख रही थी, तभी स्क्रीन पर एक कड़वा रेड कमेंट तैरता हुआ आया, जिसने उस खुशी के माहौल को खराब कर दिया। जैसे ही व्यूअर्स उसकी किस्मत पर हैरान हो रहे थे, वो मनहूस रेड मैसेज लगातार स्क्रीन पर चलता रहा, जो इशारा था कि खतरा अभी टला नहीं है। उस कमेंट में लिखा था, ये खुद स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज खा रहा है, कितनी बर्बादी है। इस एक लाइन ने सबकी नफरत भड़का दी। लोगों ने पलटवार करते हुए पूछा कि ये आवारा कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है। अगर उसने खुद इसे ढूंढा है तो वो इसे खाए क्यों नहीं। जैसे ही ड्राइड मीट उसके पेट में गया, उसके शरीर में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। उसकी स्टैमिना बढ़ गई और सेटिटी लिमिट हमेशा के लिए बढ़ गई। जैसे ही उसके हाथ पैरों की जान वापस आई, उसने लोहा गर्म देख चोट मारी। स्प्लैश! एक और मछली पलक झपकते ही पकड़ी गई। सिर्फ आधे घंटे में 3 ब्लैकफिश उसके हाथ में थीं और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन लगता है उसकी किस्मत अब साथ छोड़ रही थी। अगले 30 मिनट तक पानी किसी कब्र की तरह शांत रहा, जहां कोई परछाई तक नहीं थी। जैसे ही वो हार मानने ही वाला था, अचानक उस गहरे काले पानी के नीचे बिना किसी चेतावनी के एक तेज चमकती रोशनी तैरती हुई दिखाई दी। वो सोचता है कि आखिर ये क्या चीज हो सकती है। उसकी आंखें फैल गईं जब उसे एहसास हुआ कि ये जीव ब्लैक फिश से 2 गुने साइज का है। उसका शवल बिजली की रफ्तार से चला और सफेद जेड पत्थर जैसे दिखने वाली एक अजीब सी पारदर्शी मछली बर्फ पर आ गिरी। लेकिन अगले ही पल एक खौफनाक नजारा सामने आया। ये सिल्वर फिश सिर्फ तड़प नहीं रही थी, उसने अपने शरीर को मोड़ा और अपनी पूंछ से बर्फ पर वार किया। एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह उसने पूरी सटीकता के साथ वापस बर्फ के छेद की ओर छलांग लगा दी। वो भागने की कोशिश कर रही थी। ये वाकई एक बहुत नाजुक पल था। उस पल में उसके पास खड़े होने तक का समय नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी पूरी ताकत के साथ आगे की ओर छलांग लगा दी। उसने अपने शवल को किसी टेनिस रैकेट की तरह घुमाया, मछली को बर्फ पर ही रोकने के लिए एक जोरदार वार किया। एक गूंजती हुई आवाज आई। वो सिल्वर फिश किसी तोप के गोले की तरह हवा में उड़ी और 7-8 मीटर तक घिसकती हुई बर्फ के ढेर से जा टकराई। तभी जाकर सिस्टम नोटिफिकेशन आया। उसने एक टियर 1 आइस कोएगुलेशन फिश हासिल कर ली थी, एक दुर्लभ नमूना जो कोल्ड रेजिस्टेंस को काफी बढ़ा देता है। लिनन मुस्कुराया, जबकि उधर लाइव स्ट्रीम चैट पूरी तरह से फट पड़ी। उन्होंने पहले कभी इस रंग की मछली नहीं देखी थी। ये दुर्लभता की सारी हदें पार कर चुकी थी। व्यूअर्स की सांसें थमी हुई थीं। वो मजाक कर रहे थे कि अगर लिनन के पास एक सही जाल होता तो शायद इस झील की मछलियां ही खत्म हो जाती।
इस खुशी के बीच दर्शकों को थोड़ा अफसोस भी हुआ। अगर वो महज एक शवल से ऐसा कमाल दिखा सकता है तो जरा सोचिए असली औजारों के साथ वो क्या कर सकता था। इसी बीच उधर ब्लू स्टार पर एक घर का माहौल बिल्कुल अलग था। लिन जैंगवो ने अपनी जांग थपथपाई और सोफे से उछल पड़े। उनके चेहरे की झुर्रियां एक गर्व भरी मुस्कान में बदल गईं। वो चिल्लाए, क्या तुमने देखा? इसे कहते हैं टैलेंट। वो शेखी बघार रहे थे कि लिन परिवार का कोई भी सदस्य मछली पकड़ने के बाद कभी खाली हाथ घर नहीं आता। उनके पास बैठी लिन की माँ अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रही थीं। हालांकि वो उन्हें पागलपन के लिए डांट भी रही थीं। उनके दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार हट गया था। कोने में नन्ही वोंग शाशा ने अपनी गुड़िया को कसकर पकड़ रखा था और स्क्रीन देखते हुए उसके पीले और मासूम चेहरे पर एक लंबे समय बाद मुस्कान आई। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार बार बार आ रहा था कि उसका बड़ा भाई हर हाल में सही सलामत घर वापस आ जाए। उधर झील पर लिनन ने जोश में आकर एक और सिल्वर फिश पकड़ ली, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है। सर्वाइवल में लालच एक घातक गलती है और उसे पता था कि इस मौसम में ज्यादा वजन साथ ले जाना उसकी रफ्तार कम कर देगा। हवा अब भी बेरहम थी। अपनी पीठ पर 5 मछलियां लदे उस तेज धार जैसी बर्फीली हवा के खिलाफ हर कदम मौत से लड़ने जैसा था, जब तक कि आखिरकार उसका टेम्परेचर रेड लाइन पर पहुंचने से ठीक पहले वो अपने शेल्टर में घुस नहीं गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बड़बड़ाता है, इस ठंड ने तो मुझे मार ही डाला था। उसने उस रेयर सिल्वर फिश को साफ किया और पकने के लिए उसे शवल पे रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे पलटने की कोशिश की, एक भयानक मंजर हुआ। सिल्वर फिश, जिसका पेट पहले ही चीरा जा चुका था, अचानक जिंदा होकर फड़फड़ाने लगी। उसकी पूंछ शवल से टकराई। उस झटके से वो हवा में उछली और अपने नुकीले दांतों वाले मुंह को खोलकर सीधे उसके चेहरे की ओर झपटी। इतने करीब से बचने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स फौरन जाग उठे। वो तेजी से पीछे झुका और उसका शवल एक धुंधली परछाई की तरह चला। उसने एक जबरदस्त बैकहैंड स्ट्राइक मारी। उस छोटी सी जगह में एक हड्डी टूटने जैसी कड़क आवाज गूंजी। मछली का सिर कुचल गया और कुछ आखिरी फड़फड़ाहटों के बाद वो बिना सिर वाला शरीर शांत पड़ गया। सच कहें तो ये मौत के मुंह से निकल कर आने जैसा था। उसने एक ठंडी आह भरी और उस पूरी तरह मर चुकी मछली को वापस आग पर रख दिया। कुछ ही मिनटों में हवा में एक खुशबू फैल गई जिसमें जरा भी बदबू नहीं थी। इसकी महक बारिश के बाद के बांस के जंगलों जैसी थी। वो एक टुकड़ा चखने के लिए खुद को रोक नहीं पाया और मीट जुबान पर लगते ही घुल गया। उसके पेट में गर्मी का एक धमाका हुआ जो उसकी रगों में दौड़ गया और शरीर की कैंपकौपा देने वाली ठंड को बाहर निकाल फेंका। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसकी सटाइटी लिमिट अब 160 तक पहुंच गई है और उसे एक परमानेंट बफ मिला है, प्राइमरी कोल्ड रेजिस्टेंस। ठंड बर्दाश्त करने की उसकी क्षमता अब कई गुना बढ़ गई थी। उसने इसे आजमाने के लिए बर्फ का एक टुकड़ा हटाया जो हवा पहले उसे चीर रही थी। वो अब उसे ताजगी भरी महसूस हो रही थी। ये रेयर ग्रेड फूड की अविश्वसनीय ताकत थी। लेकिन ठीक उसी पल कुछ और हुआ। सही वक्त पर आज के रिसोर्स अपलोड का काउंटडाउन जैसे ही आखिरी 5 सेकंड पर पहुंचा, एक विशाल मैकेनिकल ईगल नीचे उतरा। लिनन ने बची हुई पूरी सिल्वर फिश को एक स्थिर नजरों से देखा। उसने ठान लिया था कि उसके माँ बाप और छोटे शिया शाह को इसका स्वाद जरूर चखना चाहिए। हालांकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके परिवार के खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी। कहानी 10 दिन पहले की है, जब उसके छोटी सोच वाले दूसरे चाचा लिन जंजुन ने लिन के परिवार को भिखारियों की तरह घर से बाहर निकाल दिया था। मगर आज वही आदमी उनके दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा एक आलू की भीख मांग रहा था। इसकी वजह साफ थी, इस बेरहम दुनिया में लिनन सिर्फ जिंदा नहीं बचा था, बल्कि वो एक नेशनल लेवल स्ट्रैटेजिक हीरो बन चुका था। इधर हमारा नायक अपनी गर्म स्नो केव में बैठा लेजेंडरी इक्विपमेंट को घूर रहा था और गहरी सोच में डूबा था। वो सोच रहा है कि क्या उसे इस स्नोमोबाइल का इस्तेमाल मछलियां ढोने के लिए करना चाहिए या फिर सिर्फ कूल दिखने के लिए। 3 दिन पहले ब्लू स्टार हैप्पी आइडियल जोन की बिल्डिंग 40 में हमें चाचा लिन जंजुन का घर दिखता है। वहां उनका 5 साल का बेटा कंबलों में लिपटा हुआ मीट के लिए चिल्ला रहा था। जंजुन कोने में दुबक कर बैठा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जब से ये कोल्ड वेव आई थी, उनका चावल का डिब्बा खाली हो चुका था। चाचा ने चिड़चिड़ाकर चिल्लाया, क्यों रो रहे हो? उनकी पत्नी वांग ने एक शेरनी की तरह बाहर निकली और ताना मारा कि अगर बच्चे पर चिल्लाने की ताकत है तो जाकर खाना ढूंढो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने धीमी आवाज में एक खौफनाक सुझाव दिया, उन्हें अपने बड़े भाई के घर जाना चाहिए। उधर विल्डरनेस केव में लिनन एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही उसने उस पारदर्शी आइस पिलर फिश पर हाथ रखा, सिस्टम की आवाज गूंजी, एक नई प्रजाति का पता चला है, बी रैंक आइस पिलर फिश, जो एक रेयर समुद्री खोज है। सिस्टम ने नेशनल फॉर्चून फीडबैक मल्टीप्लायर का हिसाब लगाना शुरू किया।
जिसे देखकर लिनिन का दिल धड़कने लगा। सच कहूं तो कचरा रिसोर्सेज कुछ नहीं देते, जबकि साधारण वाले सिर्फ 100 या 1000 गुना रिटर्न देते हैं। लेकिन ये अलग था। लाइट स्क्रीन पर नंबर पागलों की तरह घूमने लगे। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, वो लगातार ऊपर बढ़ते रहे। तभी एक गहरा लाल नंबर सामने आया, जिसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। उसने रेयर रिसोर्सेज के लिए क्रिटिकल स्ट्राइक रिवॉर्ड ट्रिगर कर दिया था। मल्टीप्लायर पूरे 10,000 गुना था। 10,000 रेयर ग्रेड आइस पिलर फिश सीधे ग्रेट सिया के सरकारी गोदामों में भेज दी जाएंगी। इससे पहले कि वो इस अचानक मिली किस्मत से उबर पाता, उसके आसपास की दुनिया फिर से बदलने लगी। उसके सामने सुनहरी रोशनी का दूसरा धमाका हुआ, जिससे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिला, सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स। अब उसके सामने एक चुनाव था। हवा में 3 चेस्ट तैरते हुए दिखाई दिए और हम उसकी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। कॉमन ग्रेड 500 मीटर के दायरे को कवर करता था। वो उन रिसोर्सेज को ले सकता था, लेकिन वो ज्यादा काम के नहीं थे। रेयर ग्रेड का दायरा 1 किलोमीटर तक था, खतरनाक लेकिन बेहतर रिटर्न के साथ। और फिर था लेजेंडरी ग्रेड, जो 3 किलोमीटर के दायरे को कवर करता था और जिसमें व्हीकल्स या वेपन्स हो सकते थे जो किसी की किस्मत बदल सकें। इस बर्फीले मैदान में किसी आम इंसान को एक बॉक्स के लिए 3 किलोमीटर ढूंढने के लिए कहना मौत की सजा देने जैसा है। लेकिन लिनिन आम नहीं है। आखिरकार उसके पास अपने फायदे हैं। जैसा कि कहा जाता है, जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा इनाम। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लेजेंडरी बॉक्स को चुना। लेजेंडरी सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स तैनात कर दिया गया। तुरंत बाहर भागने की इच्छा को दबाते हुए उसने नेशनल फॉर्चून लीडर बोर्ड खोला। जैसा कि उम्मीद थी, उस रेयर फिश की वजह से उसका नाम किसी रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ा और सबसे नीचे से सीधा टॉप 100 में पहुंच गया। अगर वो इस रैंक को बनाए रख पाया तो उसे सर्वाइवल से कहीं ज्यादा मिलेगा। वो आखिरकार अपनी छोटी बहन की जाती हुई आंखों की रोशनी बचा पाएगा। उस रात वो इस क्रूर दुनिया में कल की उम्मीदों को सीने से लगाए एक सुकून भरी नींद सो गया। हालांकि जब वो सो रहा था, उधर ब्लू स्टार पर इंटरनेट पर तहलका मचा हुआ था। भले ही उसकी स्ट्रीम बंद थी, फिर भी व्यूअर्स की संख्या 10 मिलियन के पार पहुंच गई। हर कोई उस नाम को देखकर दंग था, जो अचानक टॉप रैंकिंग्स में घुस आया था। वो सोच रहे थे कि आखिर उसने ऐसा क्या अपलोड किया है जिससे 10,000 गुना रिटर्न मिला। किसी ने पहले कभी इस लिनिन के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वो साफ तौर पर एक छुपा हुआ रुस्तम था। इसी बीच ग्रेट साया स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो में माहौल काफी तनावपूर्ण था। ग्रुप नेता ली थकावट में अपनी कनपटी मल रहे थे। उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर सकरा और हान नेशन के खिलाड़ियों के घमंडी चेहरे देखे और गुस्से में अपना हाथ कुर्सी पर दे मारा। वो खिलाड़ी खुशनुमा इलाकों में थे, आराम से संतरे तोड़ रहे थे और जिनसेंग खोद रहे थे, जबकि ग्रेट सिया के खिलाड़ी कड़ाके की ठंड में संघर्ष कर रहे थे। ये किस्मत का एक क्रूर मजाक लग रहा था। ली की आंखों में कड़वाहट थी। तभी उनके असिस्टेंट स्वान ने एक अचानक अलर्ट के साथ सन्नाटा तोड़ दिया। उसने ऐलान किया कि लेनिन ने पहली बार रेयर रिसोर्सेज अपलोड किए हैं, जिससे एक विशाल 10,000 गुना फीडबैक लूप शुरू हुआ है। वो ग्रेट सिया का 5वां पायनियर बन गया है, जिसने टॉप 100 में जगह बनाई है। ली एकदम सुन्न हो गए। उन्हें इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। रेयर रिसोर्सेज, वो अपनी कमांड चेयर से लगभग उछल पड़े। उनकी थकावट की जगह अब हैरानी ने ले ली थी। 10,000 गुना रिटर्न सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब इसे ग्रेट सिया की विशाल आबादी में बांटा जाए तो ये समुद्र में एक बूंद जैसा ही था। पासा पलटने के लिए उन्हें एक टिकाऊ खेती की जरूरत थी। ली ने गहरी सांस ली और फौरन आदेश जारी किए। उन्होंने सुआन से कहा कि लिनिन की स्थिति पर पैनी नजर रखे और फौरन उसके परिवार को रसद पहुंचाई जाए। वो किसी हीरो के परिवार को तकलीफ में नहीं देख सकते थे, जबकि वो उनके लिए लड़ रहा हो। इसी बीच एच सिटी की शिंगफू कम्युनिटी के अपार्टमेंट 3020 में लिनिन के माँ बाप और बहन खाने की मेज पर बैठे थे। राहत सामग्री के 2 डिब्बों ने आखिरकार उन्हें एक लंबे समय बाद शानदार दावत का मौका दिया था। उसकी माँ सू शाओ ने अपना जादू दिखाते हुए कुछ आलूओं से 3 डिश और एक सूप बना दिया था। सच कहें तो वो खाना बनाने में माहिर थीं। उसकी छोटी बहन श्याओ शाह ने चिंता भरे चेहरे से ऊपर देखा और पूछा कि क्या भाई के पास खाने के लिए कुछ बचा होगा, क्योंकि उसने सब कुछ तो उन्हें ही भेज दिया है। लिनिन के पिता लिन जांग वो उसकी माँ से कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और शेखी बघारते हुए बताते हैं कि लिन में फिशिंग स्किल्स सीधे उन्हीं से आई हैं। साफ जाहिर था कि मॉडेस्टी उनके स्वभाव में बिल्कुल नहीं थी। इससे पहले कि वो अपनी बड़ाई पूरी कर पाते, उनकी पत्नी ने उन्हें एक तीखी नजरों से खामोश कर दिया। भले ही वो ऊपर से शांत दिखने का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में दोनों के दिल अंदर से बहुत घबराए हुए थे। उन्हें पता था कि अगर लेनिन ने यह फैसला लिया है तो इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह होगी। तभी अपार्टमेंट के दरवाजे पर अचानक जोर जोर से दस्तक होने लगती है। माँ सोचती है कि शायद नेबरहुड डायरेक्टर आए,
लेकिन जैसे ही वो उठने लगती हैं, पिता मजबूती से उनका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं और वो धीमी आवाज में कहते हैं कि चुपचाप बैठी रहो। वो सोच रहे हैं कि आखिर इस वक्त डायरेक्टर यहाँ क्यों आएंगे। माँ को हिचकिचाहट होती है और वो अंदाजा लगाती हैं कि शायद पड़ोसियों ने लाइट जलती देख ली होगी और खाने की खुशबू उन तक पहुंच गई होगी। माँ को लगता है कि पड़ोस का बच्चा फोंग फोंग भूखा होगा, लेकिन पिता उन्हें दोबारा बैठने के लिए कहते हैं और याद दिलाते हैं कि पिछली बार जब उन्होंने खाना उधार दिया था तो क्या हुआ था। वो याद दिलाते हैं कि कैसे उस बदतमीज बच्चे ने शिया शाह को एक वैम्पायर और एहसान फरामोश कहा था। ये बातें माँ को किसी कील की तरह चुभती हैं और वो वापस अपनी कुर्सी पर जम जाती हैं। उसी पल दरवाजे के बाहर से रोने की एक तेज और तीखी आवाज आती है। यह आवाज किसी के भी सब्र का इम्तिहान ले सकती थी। वो बच्चा चिल्ला रहा है कि वो भूखा है और उसे खाने की खुशबू आ रही है। वो जिद कर रहा है कि उसे अभी अभी पोटेटोज खाने हैं। उसकी वो कर्कश आवाज सिक्योरिटी डोर को चीरती हुई अंदर आ रही थी और जैसे ही माता पिता हार मानकर दरवाजा खोलने ही वाले थे, तभी गलियारे में एक भारी आवाज गूंजती है जो उन पड़ोसियों से पूछती है कि क्या उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। ये एक बहुत ही सही वक्त पर हुआ हस्तक्षेप था। ये नेबरहुड डायरेक्टर ली शान होंग थे, जो उन पड़ोसियों को डांटते हुए कहते हैं कि बच्चे को यहां से ले जाओ और एक पायनियर की फैमिली को परेशान करना बंद करो। डायरेक्टर ली की आवाज दहाड़ती है, क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो जो एक पायनियर के रिलीफ सप्लाईज पर नजर डाल रहे हो। इसके तुरंत बाद बाकी पड़ोसियों की तरफ से उन पर तानों की बौछार होने लगती है। लोग उन्हें बेशर्म कहते हुए मजाक उड़ाते हैं और याद दिलाते हैं कि कैसे महज 2 दिन पहले वो अपनी आत्मनिर्भरता की शेखी बघार रहे थे। सब देख रहे थे कि कैसे दूसरे का बेटा कामयाब होते ही इन पड़ोसियों के चेहरे कितनी जल्दी बदल गए। इस चौतरफा फटकार के बीच वो लालची पड़ोसी सड़क पर भागने वाले चूहों की तरह वहां से दुम दबाकर भाग निकले। अपार्टमेंट के अंदर परिवार के तीनों सदस्य आखिरकार चैन की सांस लेते हैं। इधर हमें पता चलता है कि पिछली रात आइस प्लेन्स पर ठंड से और 1285 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच लिनिन बाहर -38 डिग्री के ब्लिजर्ड में फंसा हुआ है और बर्फ की गहराई में दबे एक इकलौते कुरियर पैकेज को तलाश रहा है। जहां साकुरा किंगडम के प्लेयर्स उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो अपनी मौत को दावत दे रहा है, वहीं ग्रेट सिया के लोग उसके लिए पहले से ही शोक मना रहे थे। लेकिन जैसे ही उसका पैर बर्फ पर पड़ता है और एक साफ मेटालिक ट्रिंग की आवाज आती है, किस्मत के पहिए घूमने लगते हैं। पायनियर भी 3 एक साथ 8 6 5 के लिए कल की मौतों के वो डरावने आंकड़े अब महज एक पुरानी याद बनने वाले थे। 5वें दिन की सुबह गुफा के मुहाने पर बर्फीली हवाएं अब भी तेज चल रही थीं। लेनिन उठकर बैठता है और एक लंबी अंगड़ाई लेता है। वो पिछले काफी समय के मुकाबले आज ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी रोशनी चमकती है और डेली इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आती है। अब उसे आज के लिए जानकारी का प्रकार चुनना था। सर्वाइवल के लिए ए, एनवायरनमेंट के लिए बी, डेंजर के लिए सी या इवेंट्स के लिए डी। बिना एक पल की देरी किए वो उस सुनहरी टेक्स्ट पर फोकस करता है जो तुरंत उसकी आंखों के सामने खुद को दोबारा अरेंज करने लगता है। वहां कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखाई देते हैं जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। टेरेस एरिया में 5 to 15 to 6 to 20 की लोकेशन पर, ठीक 2.8 किलोमीटर की दूरी पर और बर्फ के 1.5 मीटर नीचे एक लेजेंडरी सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स मौजूद है। लेनिन अपनी मुट्ठी हवा में भींचते हुए और तेज धड़कते दिल के साथ बुदबुदाता है, लेजेंडरी। वो जल्दी से अपना सामान बटोरता है, अपनी एलॉय शवल उठाता है और अधजली ग्रिल्ड फिश का बचा हुआ हिस्सा अपने कोट में रख लेता है। इसके बाद वो अपना भारी डाउन जैकेट कसकर लपेटता है और अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करते हुए दर्शकों का स्वागत करता है और ऐलान करता है कि वो एक पैकेज लेने जा रहा है। जैसे ही वो लाइव जाता है, व्यूअर्स की गिनती तेजी से बढ़ने लगती है। पिछली रात जो भारी मात्रा में रिसोर्सेज मिले थे, उसकी वजह से इंटरनेट पे अब उसे एक भगवान की तरह माना जा रहा था। हालांकि उसका पैकेज लेने जाने वाली बात सुनकर चैट में सब हैरान हो जाते हैं। उस वक्त लाइव स्ट्रीम का माहौल काफी तनावपूर्ण था, खासकर साकुरा किंगडम के यामामोटो इचिरो के आने के बाद। उसके एक कमेंट ने ग्रेट सिया के लोगों के बीच गुस्से की आग लगा दी और देखते ही देखते ऑनलाइन जंग शुरू हो गई। दूसरी तरफ बहुत दूर साकुरा किंगडम की इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर यामामोटो इचिरो अपना हेडसेट उतारता है। हालांकि उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ हैरानी देखी जा सकती थी। आज 5वां दिन था। अगर उसकी अपनी कंट्री का कोई प्लेयर होता तो अब तक बर्फ का पुतला बन चुका होता, लेकिन ये लेनिन सच में एक ब्लिजर्ड के बीच बाहर निकलने की हिम्मत कर रहा था।
एक संजीदा रिसर्चर होने के नाते उसे ये एहसास हो रहा था कि ग्रेट सिया का ये नौजवान कहीं ना कहीं दुनिया के तय किए गए नियमों को तोड़ रहा है। उधर आइस प्लेन्स पर लिनेन एक एक कदम भारी मुश्किल से आगे बढ़ा रहा था। हर कदम के साथ उसे अपने पैरों को घुटनों तक गहरी बर्फ से बाहर खींचना पड़ रहा था। अगर ये कल की बात होती तो वो अब तक जम चुका होता, लेकिन आज भले ही हवा उसके चेहरे को चाकू की तरह काट रही थी, लेकिन उसके डाउन जैकेट ने अंदर गर्मी को बरकरार रखा था। सच तो ये है कि ये बेहतर कोल्ड रेजिस्टेंस उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। पूरे 2 घंटे चलने के बाद वो रुकता है, उसकी सांसें फूल रही हैं और उसकी रेटिना पर दिख रहा सुनहरा तीर सीधे उसके पैरों की तरफ इशारा कर रहा है। यही वो जगह थी। बिना एक भी शब्द जाया किए वो अपनी एलॉय शवल चलाता है और पागलों की तरह खुदाई शुरू कर देता है। बर्फ की 5 फीट की परत पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी और हर वार के साथ उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। फिर भी उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि अगर वो रुका तो उसके शरीर का तापमान गिर जाएगा। 10 मिनट गुजरे, फिर 20, और आखिरकार एक साफ मेटालिक क्लिंक की आवाज सुनाई दी। उसने शवल एक तरफ फेंकी और कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना अपने नंगे हाथ से बर्फ हटाने लगा। गड्ढे के अंदर एक ब्लू गोल्ड रोशनी से चमकता हुआ मेटल चेस्ट रखा था। उसकी सतह पर बने साई-फाई पैटर्न्स को देखकर उसकी धड़कनें रुक सी गईं। एक लेजेंडरी ब्लाइंड बॉक्स, और वो उसे खोलने के लिए तैयार था। एक हल्की सी आवाज के साथ ढक्कन खुल जाता है। अंदर कोई खाना या हथियार नहीं था, बल्कि करीने से रखे हुए सिल्वर वाइट मेटल कंपोनेंट्स थे। उसे एक लेजेंड पोर्टेबल पोलर स्नोमोबाइल मिली थी। डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि हाई स्ट्रेंथ एल से बनी है, इंसानी ताकत से चलती है और इसमें एफिशिएंट काइनेटिक कन्वर्जन दिया गया है जो 300 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस वीरान और जमी हुई दुनिया में यह चीज किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं थी। ये किसी फेरारी की चाबी मिलने से 10,000 गुना बेहतर था। वो उन हिस्सों को उठाता है और उन्हें जोड़ने लगता है। वो धातु उसके हाथों में जैसे जिंदा हो उठती है, तेजी से खुलती है और अपनी जगह पर लॉक हो जाती है। महज कुछ ही सेकंड में एक फ्यूचरिस्टिक सिल्वर वाइट स्नोमोबाइल बनकर तैयार हो गई। ये बहुत ही स्मूथ थी, इतनी स्मूथ कि यकीन करना मुश्किल था। लाइव स्ट्रीम की चैट, जहां लोग लिनेन की मौत की भविष्यवाणी कर रहे थे, वहां अब सन्नाटा छा गया था। फिर अचानक धमाका हुआ। लोग पागल हो रहे थे और पूछ रहे थे कि आखिर ये इंसानी ताकत से चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी क्या चीज है। उसे इतनी तेज से चलते देख सबको लेजेंडरी ब्लाइंड बॉक्स की असली ताकत का अंदाज हो गया। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे वो अब शर्म के मारे मुंह छिपा रहे थे। यहां तक कि रिटायर्ड पायनियर वोजिन अपनी टिप्पणी दिए बिना नहीं रह पाए। उन्होंने बताया कि इसका सेमी रममेंट गियर डिजाइन इंसानी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। ये डिजाइन सच में कमाल का था। इसी पल हम देखते हैं कि लिनेन ने न सिर्फ सर्वाइवल हासिल किया है, बल्कि उसके पास अब एक शानदार औजार भी है। बर्फ पर सबसे तेज रफ्तार से दौड़ते हुए उस स्पीड ने उसके एड्रेनलिन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सच कहें तो ये नज़ारा बहुत ही रोमांचक था। जो सफ़र पैदल घंटों में पूरा होता, वो अब महज 30 मिनट का रह गया था। उसका वार्म अप अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका था। वो उस मेटल चेस्ट को पीछे की सीट पर कसता है और जैसे ही उसके पैरों की मांसपेशियां जोर लगाती हैं, स्नोमोबाइल से एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है। उसकी रफ्तार अब 20 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच चुकी थी और वो सीधा जमी हुई झील की तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच ब्लूएस्ट स्टार रिजर्व बेस 01 पर जब लिनेन मैदानों में दौड़ लगा रहा था, वहां सैकड़ों सिल्वर ग्रे जायंट टावर्स हवा के थपेड़ों के बीच मजबूती से खड़े थे। एक उच्च सभ्यता की रोशनी की किरणें किसी चटकार की तरह नीचे आ रही थीं, जहां अनगिनत ट्रांसपोर्ट चेन्स चल रही थीं। उनके बीच एक सुनहरी कन्वेयर बेल्ट सबका ध्यान खींच रही थी, जिस पर कतारों में सजी हुई जेड वाइट मिस्टीरियस फिश जा रही थीं। उनसे निकलने वाली ठंडक बहुत तेज थी और गोदाम में पहुंचने से पहले ही उन्हें स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज का लेबल दे दिया गया। जमीन से 300 मीटर नीचे कोर लैब में आखिरकार एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग रिपोर्ट प्रिंट होकर बाहर आती है। इन आइस स्पिरिट फिश में ठंड बर्दाश्त करने की गजब की ताकत थी। सलाह दी गई कि इन्हें टॉप टियर सीड प्लेयर्स के लिए प्राथमिकता दी जाए। डायरेक्टर जंग, जिनके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे, इतने उत्साहित थे कि उनके हाथ कांपने लगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके साथ अगले जिले के सीड्स के बचने की दर कम से कम दोगुनी हो जाएगी। हालांकि जब उन्होंने योगदान देने वाले का नाम देखा तो उनकी मुस्कान जम गई। ये कोई मशहूर आइस किंग या किसी बड़े खानदान का जाबांज नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाम था जिसे वो बिल्कुल नहीं जानते थे, लिनेन। उसके बारे में जानकारी बहुत ही साधारण थी। विनर ऑफ द 8th सिलेक्शन बैच, एन ऑर्डिनरी पासर बाय। एक नॉन सीटेड प्लेयर इतना कुछ हासिल कर सकता है, ये देखकर डायरेक्टर जॉन्ग दंग रह गए। वो सोचते हैं कि आखिर ये लिनेन नाम का शख्स किस तरह का अजूबा है। हम वापस उस वीरान बर्फीले मैदान में पहुंचते हैं जहां लिनेन एक स्टाइलिश ड्रिफ्ट मारता है।
स्नोमोबाइल कल वाली फिशिंग स्पॉट पर आकर रुकती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। बर्फ पर पंजे के कई बड़े निशान बने हुए थे। जिस बर्फ ने उस छेद को ढका था उसे बेरहमी से फाड़ दिया गया था और चारों तरफ बर्फ के नुकीले टुकड़े बिखरे थे। यहाँ कोई स्कैवेंजर आया था। वो एक निशान को नापने के लिए नीचे झुकता है जो उसके अपने सिर से भी बड़ा था। मुमकिन है कि ये एक एडल्ट स्नो डीमन बेयर था जो कल की मछलियों की खुशबू से यहाँ खिंचा चला आया हो। इंसानों के लिए ये प्रतिबंधित इलाका हो सकता है, लेकिन इन मैजिक बीस्ट के लिए ये एक दावत जैसा है। कोई और होता तो डर के मारे भाग जाता, लेकिन वो बस इलाके का मुआयना करता है। जब उसे उस जानवर का कोई सुराग नहीं मिलता तो वो फैसला करता है कि किस्मत उन्हीं का साथ दे रही है जो हिम्मत दिखाते हैं। उसे अंधेरा होने से पहले काम खत्म करना होगा। एक सेकंड भी जाया किए बिना वो स्नोमोबाइल को हवा के रुख की तरफ खड़ा करता है ताकि वो ढाल का काम करे और अपनी एलॉय शॉवल से बर्फ को तोड़ना शुरू कर देता है। जल्द ही पानी की गहराई में कई काली परछाइयां नजर आने लगती हैं। आधे घंटे बाद 3 मोटी ताजा काली मछलियां किनारे पर पड़ी थीं, लेकिन यह काफी नहीं था, बिल्कुल भी काफी नहीं। ये मामूली काली मछलियां सिर्फ पेट भर सकती हैं। उसे वो सिल्वर फिश चाहिए थी जो कोल्ड रेजिस्टेंस देती हैं। कल रात उन मछलियों की सफाई करते वक्त जो कुछ उसे मिला था उसे याद करते हुए वो एक साहसी फैसला लेता है। वो अपनी एलॉय शवल उठाता है और अभी अभी पकड़ी गई तड़पती हुई आयरन बेल ब्लैक फिश के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। ये नज़ारा देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक सन्न रह जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या लेनिन पागल हो गया है जो खाने की चीज को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ही फिजूल खर्ची लग रही थी। सच तो यह है कि ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन कुछ दर्शकों को इस रोमांच में मजा आ रहा था। चैट की परवाह किए बिना वो उस कीमे को ठंडे पानी में डाल देता है। ये उसकी चाल थी, आम चीजों का इस्तेमाल करके दुर्लभ स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज हासिल कर की। 10 मिनट बीत जाते हैं और पानी में कोई हलचल नहीं होती। लेनिन का दिल गले तक आ जाता है। जैसे ही उसे डर लगने लगता है कि उसका जुआ हार गया है, तभी गहराई से एक तेज रोशनी चमकती है। वो आ चुकी थी और बहुत बड़ी तादाद में थी। वो पूरी ताकत से शवल चलाता है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। ये मछलियां बहुत ही फिसलन भरी थीं और शवल के किनारे से फिसल रही थीं। वो हार मानने को तैयार नहीं था और दोबारा कोशिश करता है। वो एक जुनूनी मोड़ में आ जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार शवल चलाता है, जबकि 10 में से 8 बार उसका वार खाली जा रहा था। मछलियों का वो झुंड उस चारे के लिए इतना बेताब था कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी शवल की तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार पहली सिल्वर फिश किनारे पर आ गिरती है, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी। जल्द ही रोशनी बिखेरने वाले 7 खजाने बर्फ पर ढेर हो चुके थे। हर एक का वजन कम से कम 5-6 पाउंड था। यह एक बहुत बड़ा जैकपॉट था, लेकिन तभी हवा का रुख बदल जाता है और उसकी सीटी जैसी आवाज एक भारी दहाड़ में तब्दील हो जाती है। उसकी आंखों के सामने एक लाल रोशनी तेजी से चमक रही है। यह एक चेतावनी है। ठीक 52 घंटों में एक खौफनाक वाइट डिजास्टर आने वाला है। तापमान पहले ही गिरकर -38 तक पहुंच चुका है और भयानक ब्लिजर्ड बस आने ही हुआ है। अब यहां से निकलने का वक्त है। बिना किसी लालच के लेनिन करीब 40 पाउंड फिश अपने पीछे लो करता है। पहले के हालात में इतना भारी बोझ मौत की सजा जैसा होता, लेकिन अब वो अपनी स्नोमोबाइल पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ जाता है। जमे हुए मैदानों को चीरते हुए वो रफ्तार पकड़ता है और ठीक उसी वक्त अपने कीमती सामान के साथ वहां से एक स्टाइलिश एग्जिट लेता है जब तूफान दस्तक देता है। इधर लाइव स्ट्रीम का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। व्यूअर्स अब एलीट स्पेशल फोर्सेस कैंडिडेट ज़ियाओ ताइयू को छोड़कर यहां वापस आ रहे हैं। दोनों के बीच की तुलना वाकई मजाकिया है। उस सीटेड पेयर ने अपना पूरा दिन बड़ी बारीकी से एक ट्रैप बुनने में बिता दिया, फिर भी उसे सिर्फ 3 छोटी पाम साइज्ड फिश ही मिली और वो उन्हें ऐसे संभाल रहा है जैसे वो असली सोना हो। ट्रैप्स का मास्टर होने के बावजूद उसके पास सिर्फ 3 छोटे झींगे जैसे शिकार हैं। दूसरी तरफ लेनिन ने एक मामूली शवल का इस्तेमाल करके 7 रेयर जायंट्स को बाहर निकाल लिया। ये वाकई एक शर्मनाक कॉन्ट्रास्ट है। ग्रेट सी थर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो में डायरेक्टर जियांग डेटा पर करीब से नजर रखे हुए हैं। शुरुआत में उन्हें लगा था कि लेनिन सिर्फ किस्मत वाला है, लेकिन जैसे ही ताज़ा रिसोर्स स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट सामने आती है वो पूरी तरह दंग रह जाते हैं। ये रिपोर्ट 8 बैच ऑफ पायनियर्स द्वारा हासिल किए गए रिसोर्सेज की रैंकिंग दिखाती है। वहां बिना किसी खास बैकग्राउंड वाले लेनिन का नाम सबसे ऊपर चमक रहा है। पूरे रीजन में उसकी रैंक 2nd है। ये भला कैसे मुमकिन है? बेलाल, कैसे मुमकिन है? जहां बाकी लोग टंड्रा प्लेटो की गुफाओं में कांप रहे हैं, वहीं वो एक गर्म स्नो बरो में आराम से बैठकर S रैंक ग्रिल्ड सिल्वर हार्ट फिश का आनंद लिया है। उसने तूफान आने से पहले ही 3 मीटर गहरा एक विशाल अंडरग्राउंड स्नो कैश भी ढूंढ निकाला था।
बड़ों के अंदर हम देखते हैं कि वो विशाल चूहा कोई मौत का पैगाम नहीं बल्कि प्रीमियम मार्बल्ड ईंट का एक चलता फिरता ढेर है। इसी बीच हैप्पीनेस विलेज कॉम्प्लेक्स की एक दूसरी बिल्डिंग में लिन जंजुन और उसकी पत्नी कड़वाहट भरे चेहरे के साथ स्क्रीन को घूर रहे हैं। वोंग में गुस्से मेज पर कपड़ा पटकते हुए कहती है, ये तो बस कुछ मछलियां हैं, इसमें इतना दिखावा करने वाली क्या बात है। वो कहती है कि विदेशी पायनियर्स हर दिन ताज़े फलों की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, असली टैलेंट तो वो है। लिन जंजुन चिड़चिड़ा होकर अपनी पत्नी की बकबक रोकने के लिए हाथ हिलाता है। वो उसे चुप रहने को कहता है और याद दिलाता है कि उस जगह के हालात कितने बेरहम हैं। वो इस बात पर अड़ा है कि वो अपने बेटे को कभी ऐसी मुसीबत में नहीं डालता। वोंग में खुद को तसल्ली देने के लिए ताज़ा हवा खाने खिड़की की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नीचे जाती है वो सन्न रह जाती है। वही जानी पहचानी मिलिट्री ग्रीन ट्रक वापस आ गई है और ठीक पड़ोस वाली बिल्डिंग के सामने रुकी है। कई तगड़े सोल्जर्स नीचे उतरते हैं और मिलकर 3 बड़े वुडन क्रेट्स उतारने लगते हैं। क्या ये और भी ज्यादा सप्लाईज है? अभी तो सिर्फ एक ही दिन बीता है। उन भारी बक्सों को देखते हुए उसे जलन महसूस होती है, जो 3 दिन की भूख से भी ज्यादा दर्दनाक है। उधर दूसरे अपार्टमेंट में सोल्जर्स का नेता बड़े प्यार से अपना परिचय देता है और बुजुर्गों को बताता है कि उसका नाम वोंग है, लेकिन वो उसे गांगी कह सकते हैं। उस शांत घर के अंदर लिंड परिवार के तीनों सदस्य पूरी तरह हैरान परेशान दिख रहे हैं। सुफोंग उन सामानों के ढेर को देखती है और घबराहट में अपने हाथ एप्रन पर रगड़ने लगती है। वो सोचती है कि आखिर इतना सारा सामान क्यों आया है, क्योंकि वो ये सब खत्म भी नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर ली अचानक अंदर आते हैं। उनकी आंखें थोड़ी लाल हैं। वो कहते हैं, ओल्डी, आपको इसे स्वीकार करना होगा। लिनन ने अपनी जान पर खेलकर ये कमाया है। वो बताते हैं कि ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पहले दिन पायनियर्स की सर्वाइवल रेट सिर्फ 75% है। तुंद्रा के बढ़ते खतरों के बीच डेथ रेट चौंका देने वाला 99% है। वह इलाका जीवन के लिए एक फॉरबिडन जोन है। लिनन वाकई एक बहुत अच्छा साथी है। जाने से पहले वोंग गैंग डायरेक्टर ली को पायनियर्स की फैमिली के बारे में एक गंभीर याद दिलाता है। ये सप्लाईज एक नेशनल प्रायोरिटी हैं और उन्हें इन पर कड़ी नजर रखनी होगी। जैसे ही सैनिकों के पीछे दरवाजा बंद होता है, कमरे में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। आखिरकार लिनजांग वो कांपते हाथों से क्रेट्स खोलता है और ठंडी हवा बाहर निकलती है। अंदर 3 पारदर्शी जेड लाइक फिश शांति से रखी हुई हैं। भले ही वो जिंदा नहीं है, लेकिन उनमें एक अजीब सी रूहानी खूबसूरती है। उन मछलियों से अभी भी एक असाधारण ऑरा महसूस हो रहा है। सुफोंग कांपते हुए उन ठंडी स्केल्स को छूती है और देखते ही देखते उसके आंसू बहने लगते हैं। वो सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही है, जो उस नर्क जैसी जगह में तकलीफ झेल रहा है, जबकि उन्हें ये दौलत मिल रही है। लिन जांगो उसे रोने से मना करता है और कहता है कि खुद को सेहतमंद रखना ही उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। इधर जंगली दुनिया में ब्लिजर्ड का कहर लगातार जारी है। लिनन अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए वापस बरो में ले जाता है। आग की वो जानी पहचानी चमक देखते ही उसकी तनी हुई नसें ढीली पड़ने लगती हैं। वो आखिरकार घर पहुंच गया है। सच तो यह है कि उस स्नोमोबाइल के बिना ये सफर उसकी जान ले सकता था। वो बड़ी सावधानी से उस फोल्डेड मेटल क्यूब को वापस रख देता है और एक हायर सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई इस अद्भुत चीज को देखकर हैरान होता है। जैसे ही हाई एनर्जी कोल जलाया जाता है, बड़ों का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसकी जमी हुई मांसपेशियों में दर्द और सुन्नपन का एहसास होने लगता है। उसका मन करता है कि बस गिर जाए और फिर कभी ना उठे, लेकिन तभी उसकी नज़र मछलियों के उस ढेर पर पड़ती है। उसके सीने में एक गहरी कामयाबी का एहसास भर जाता है। आज उसने फैसला किया है कि वो खुद को एक शानदार दावत देगा। मछली के मार्बल मीट से ढेर सारा तेल निकलकर गर्म स्टोन स्लैब पर गिरता है और एक सुकून देने वाली सिजल की आवाज आती है। गहरे समुद्र की ताजगी और हाई एनर्जी फैट्स की मिली जुली महक हवा में फैल जाती है। लिनन जोर से थूक निकलता है। उसकी भूख बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। वो मछली को गौर से देखता है और उसे तब तक पलटता रहता है जब तक उसकी स्किन सुनहरी न हो जाए और उसके नीचे का स्नो वाइट टेंडर मीट दिखने न लगे। वो मांस वाकई बहुत खुशबूदार था। जैसे ही वो पहला निवाला लेता है, गरम रस उसके मुंह में भर जाता है। इतनी शानदार फसल का असली स्वाद सारी ठंड और अकेलेपन को दूर भगाने के लिए काफी है। जैसे ही वो पूरी मछली खत्म करता है, उसके इंटरफेस पर संगीत की तरह एक नोटिफिकेशन चाइम गूंजता है। उसकी बेसिक कोल्ड रेजिस्टेंस 20% बढ़ गई है। अगर वो ऐसी 5 और मछलियां खा ले तो वो इस स्किल को पूरी तरह लेवल अप कर सकता है। अभी सिर्फ 6ठा दिन है और जहां बाकी 3980 पायनियर्स धीरे धीरे जमी हुई मूर्तियों में बदल रहे हैं, लिनन अपनी स्नोमोबाइल में ब्लिजर्ड को चीरते हुए निकल रहा है। उसकी गाड़ी सैकड़ों पाउंड ऐसी सिल्वर हार्ड ग्रेड फूड से भरी है जिसे दुनिया के अमीर से अमीर लोग भी नहीं खरीद सकते। घर पर नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर में उसकी हर हरकत पर शोर मचा हुआ है।
यहाँ तक कि पश्चिमी मीडिया भी पागलों की तरह दावे कर रही है कि वो पक्का भगवान का कोई गुप्त बेटा होगा। लेकिन दिल ही दिल में वो जानता है कि यह सिर्फ किस्मत नहीं है, ये आने वाले हर संकट को पहले ही भांप लेने के उसके बेमिसाल हुनर का नतीजा है। और तभी उसकी नजरों के सामने एक नया मंजर चमकने लगता है। एक तेज रोशनी उसके सामने कौंधती है। इस बार उसने जिस शिकार पे नजर गड़ाई है वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। कहानी 3 दिन पहले पहुंचती है, ये पता चलने के बाद कि 5 मछलियां खाने से उसकी कोल्ड रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। उसने अपने थके हुए शरीर को चलते रहने के लिए मजबूर किया। आग का इस्तेमाल करके उसने बाकी बची सभी मछलियों को सेमी ड्राई होने तक भूना। उसने तैयार की गई एक आइस सिल्वर पिलर फिश पर अपना हाथ रखा और मन ही मन उसे अपलोड करने का आदेश दिया। जल्द ही उसके सामान की लिस्ट में रोस्टेड आइस सिल्वर पिलर फिश जुड़ गई। तैयार खाने को C++ रेयर ग्रेड दिया गया, एक ऐसा रैंक जो यकीनन पूरे ग्रेड सा लीडरबोर्ड को हिलाकर रख देगा। लिनिन का रैंक दर्जनों पायदान ऊपर चढ़ गया। उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक कौंधी। टॉप 50 में आने का मतलब सिर्फ सम्मान नहीं था, इसके साथ बेसिक स्वॉर्ड फिजिक जैसे इनाम भी मिल रहे थे। शुरुआती दिनों में सबसे कमजोर दिखने वाले सर्वाइवर्स भी बेहद ताकतवर बन गए। ये सब सैवेज वर्ल्ड फूड और स्वॉर्ड फिजिक फ्लूइड्स के दोहरे असर की वजह से था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और अपने अंदर दौड़ती गर्म लहरों को महसूस किया। ये ताकतवर के टिके रहने का खेल था, और चूंकि उसके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम था, डेमोनिक बीस्ट का शिकार करना अब महज एक सपना नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसे और भी ताकतवर बनना था। जब तक वो जीवित है उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी। इसी बीच ब्लू स्टार के लाइव स्ट्रीम्स पर भले ही स्क्रीन काली थी, लेकिन इस खबर से चैट बॉक्स में धमाका हो गया। फ्रांस का सैंचेज सिर्फ भगवान को पुकार रहा था, तो ऐसे दिखते हैं रेयर ग्रेड रिसोर्सेस। ये तो दुनिया के सबसे बेहतरीन पकवानों से भी ज्यादा लजीज लग रहा है। दक्षिण कोरिया के चो चानी और ब्राजील के अन्य लोग हैरान थे कि समुद्र के पास होने के बावजूद उन्हें ऐसी चीजें क्यों नहीं मिली। इस जलन की लहर के सामने ग्रेट सा के व्यूअर्स गर्व से तनकर खड़े थे। उन्होंने सभी से गुजारिश की कि स्क्रीन को गॉड की तारीफों से भर दें। लेकिन शिंगफू कम्युनिटी के अपार्टमेंट 302 में ऑनलाइन शोर शराबे से दूर माहौल बिल्कुल अलग था। वहां एक बेहद लजीज महक फैली हुई थी, घर के खाने की वो जानी पहचानी खुशबू। सुफोंग ने आइस सिल्वर पिलर फिश के टुकड़े किए और उसमें अदरक मिलाया। जैसे ही पानी गर्म हुआ, मछली का मांस बिखरा नहीं, बल्कि उसने पूरे बर्तन के पानी को एक गाढ़े दूधिया सफेद ब्रॉथ में बदल दिया। वो सौंधी और मीठी खुशबू दरवाजे की दरारों से निकलकर पूरी गैलरी में फैल गई। नन्ही लिन शिया ने अपना कटोरा सावधानी से पकड़ा और एक छोटा घूंट लिया। वो सूप गजब का स्वादिष्ट था, जो मुंह में जाते ही घुल गया और उसके गले से नीचे उतरते ही गर्मी का एक एहसास छोड़ गया। वो गर्माहट तुरंत उसके हाथ पैर में फैल गई। लिन जांग वो और सू फोंग ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे हैरानी से भरे थे। उनके शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी, जैसे उनका खून उबल रहा हो। बुजुर्ग, ये तो चमत्कार है। मेरे पुराने दर्द करने वाले पैरों में अब तकलीफ भी नहीं हो रही, सुफोंग ने जवाब दिया। अब बातें छोड़ो और इसे जल्दी पी लो। ये हमारे बेटे ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए भेजा है। वहीं पड़ोस में माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ा था। मम्मी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे मीट खाना है। वोंग मी ने चिढ़कर रोते हुए बच्चे को डांटा और मुंह फेर लिया। उसने अपने पति की तरफ देखा और उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। जनजुन, शायद हमें थोड़ा और उधार मांगने की कोशिश करनी चाहिए। लिन जनजुन सुन रहा था। उसे पड़ोस के घर से आने वाली हंसी और खुशी की आवाजें सुनाई दे रही थीं, और उसने एक लंबी आह भरी। सुनो, जब लिनन ने मदद के लिए हमारा दरवाजा खटखटाया था, तब तुमने क्या कहा था, याद है? वोंग में सन्न रह गई। वो पुरानी याद ताजा होते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। थे, तुमने उनसे पूछा था, अगर मैं तुम्हें ये उधार दे दूं तो क्या तुम इसे चुका भी पाओगे? लिन शेंजुन ने मायूसी में अपना सिर हिलाया। हम बस वही काट रहे हैं जो हमने बोया था। इसी बीच ग्रेट सा के मुख्य केंद्र में माहौल और भी भारी होता जा रहा था। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन पर राष्ट्रीय संकट को दिखाने वाली लाल प्रोग्रेस बार खतरनाक रूप से 85% पर अटकी हुई थी। इसके उलट नीली स्ट्रेटेजिक रिसोर्स रिजर्व्स की बार सिर्फ 12% पर थी। अगला फेज शुरू होने ही वाला था। इन कम संसाधनों के साथ उनके पास पर्याप्त सामान नहीं होता। अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद हमें कुछ सेक्टर्स को छोड़ना पड़े। अचानक एक तेज और साफ नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी। उन तीनों अधिकारियों की हैरान नजरों के सामने वो बेजान नीली प्रोग्रेस बार अचानक हरकत में आई। जैसे उसे एड्रेनलिन का कोई बड़ा इंजेक्शन दे दिया गया हो। वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। 12.5%, 13%, और देखते ही देखते 18% तक पहुंच गई। ये क्या हुआ? ये किस वॉर जोन से आया है? ये कोई गलती नहीं थी। उन्हें वो मिल गया था, बेहद कीमती कोल्ड रेजिस्टेंस रिसोर्सेज जो उनके लोगों को बचा सकते थे। इससे उनके सीटेड प्लेयर्स की सर्वाइवल रेट काफी बढ़ जाएगी।
मॉनिटरिंग सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। ऊपर वाले ने ग्रेट सा का साथ नहीं छोड़ा है। हमें पता लगाना होगा कि यह किस प्लेयर ने किया है और उसे इनाम देना होगा। उधर बाहर की जंगली दुनिया में हवा किसी पागल दरिंदे की तरह गुर्रा रही थी और एलिमेंटल एनर्जी उन बर्फ की ईंटों से टकरा रही थी जिन्होंने गुफा के दरवाजे को सील कर रखा था। हम लेनिन को लाल रोशनी के नीचे हल्की नींद में आराम करते देखते हैं जब तक कि अचानक उसकी आंखें पूरी तरह नहीं खुल जाती। वो हवा की आवाज नहीं थी, वो बर्फ पर चलने की किसी चीज की हल्की लेकिन भारी आहट थी जो अपने साथ मौत का एहसास ला रही थी। हवा के छेदों से होती हुई एक गंदी बदबू उसकी नाक तक पहुंची। उसने अपनी सांसें रोक लीं और अंधेरे में बिल्कुल पत्थर की तरह जम गया। उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह तनी हुई थीं। वो जानता था कि अगर उस चीज ने बर्फ की ईंटों को तोड़ दिया तो एक आर पार की जंग शुरू हो जाएगी। 1 मिनट बीतता है, फिर 2। जैसे ही वो उस घुसपैठिए के खिलाफ अपनी आखिरी जंग की तैयारी करता है, वक्त मानो ठहर सा जाता है। बाहर कुछ पल के लिए कदमों की आहट रुकती है और फिर वो आवाज धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट की तरफ ओझल हो जाती है। लेनिन जमीन पर गिर पड़ता है, उसकी पीठ ठंडी लहरों से भीगी हुई है। नॉर्थ वेस्ट वही जगह थी जहां उसने कल उस बीस्ट के ऑर्गन्स फेंके थे। शुक्र है कि उसने लालच में आकर उन्हें पास नहीं दफनाया, वरना अब तक वो एक लाश बन चुका होता। छठे दिन की सुबह रोशनी बहुत कम है। कल मरने वालों की संख्या 3980 थी। सिस्टम के उन ठंडे डिजिटल नंबर्स को देखकर उसका दिल बैठ जाता है। ये पायनियर्स का 8वां बैच है, लेकिन मरने वालों की तादाद घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। इंटेलिजेंस सिस्टम रिफ्रेश होता है और वो प्राइड क्राइसिस ऑप्शन चुनता है। जैसे ही कमांड दिया जाता है, गुफा के उस धुंधले प्रवेश द्वार के पास हलचल होने लगती है। एक पेल येलो फिल्टर स्क्रीन पर चमकता है और डेटा स्ट्रीम्स बदलने लगती हैं। अगले ही पल लेनिन के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। स्नोब्रिक्स के बाहर एक डरावना हरा निशान साफ दिख रहा है। यह रात में आए उस शिकारी का रास्ता है। वो निशान काफी देर तक उस एंट्रेंस पर रुका रहा और दीवार के दरारों के पास रोशनी के 2 गहरे धब्बे नजर आ रहे हैं। सिस्टम उसे आइडेंटिफाई करता है कि यह एक स्नो डीमन वुल्फ है जिसने अपने शिकार को मार्क कर लिया है। वो वहां सुबह 3:20 से लेकर 3:45 तक मौजूद था। लेनिन अपनी मुट्ठियां भींचते हुए सोचता है, लानत है, मुझे मार्क कर लिया गया है। सच तो यह है कि यह उसके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो था। ये स्नो डीमन वुल्व्स धरती के किसी भी भेड़िए से कहीं ज्यादा चालाक और खौफनाक होते हैं। एक बार शिकार चुन लिया तो ये उसे छोड़ते नहीं। उसी वक्त उसकी रेटिना पर वेदर वार्निंग तेजी से चमकने लगती है। उसका मौजूदा शेल्टर आने वाली वाइड डिजास्टर को नहीं झेल पाएगा। बचने का इकलौता रास्ता नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। सामने एक खूंखार मॉन्स्टर है और पीछे कुदरत का कहर दबाव बहुत बढ़ चुका है। वो अब यहां और नहीं रुक सकता। ये सिर्फ छठा दिन है और जहां बाकी 4000 पायनियर्स बर्फ के पुतले बन रहे हैं, लेनिन उस बर्फीले तूफान के बीच अपनी जान लगाकर भाग रहा है। उसकी स्नोमोबाइल पर सैकड़ों पाउंड का सिल्वर स्टार ग्रेड फूड लदा हुआ है जिसे बड़े बड़े रईस भी नहीं खरीद सकते। नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, जबकि पश्चिमी मीडिया ये सोच रहा है कि क्या वो भगवान का कोई चहेता है। लेकिन सिर्फ लेनिन जानता है कि यह किस्मत नहीं है, ये उसका हर आने वाले संकट को पहले से भांप लेने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। उसी पल उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी फिर से चमकती है। इस बार उसका शिकार किसी की भी कल्पना से कहीं बड़ा है। 3 दिन पहले जब सिस्टम ने आने वाले खतरों की चेतावनी दी थी, उसने बिना देर किए अपनी बची हुई 5 सिल्वर स्टार ग्रिल्ड फिश और बाकी सामान स्नोमोबाइल पर लोड कर लिया था। जैसे ही उसकी लाइव स्ट्रीम शुरू होती है, व्यूअर्स की संख्या तुरंत 20,000 के पार पहुंच जाती है। ग्रिल की हुई मछलियों का पहाड़ देखकर लोग दंग रह जाते हैं। लेकिन लेनिन एक गंभीर चेहरे के साथ अपनी गाड़ी पर चढ़ता है। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, उसे एक नए शेल्टर की जरूरत है। अचानक वो बाईं तरफ देखते ही ठिठक जाता है। घिरी हुई बर्फ पर एक हल्का पीला निशान दूर तक फैला हुआ है। वो निशान मानो किसी भूतिया तार की तरह जमीन के आधा मीटर गहरे छेद में जा रहा है। जैसे जैसे स्नोमोबाइल करीब पहुंचती है, उस निशान के ऊपर एक टेक्स्ट उभरता है जिसे सिर्फ वो देख सकता है। सिस्टम उसे आइडेंटिफाई करता है कि एक जायंट टुंड्रा स्नो रैट गहरी हाइबरनेशन में है और पिछले 3 दिनों से वहीं है। वाइड डिजास्टर आने से पहले ये इस हालत में चला गया था ताकि तूफान से बच सके। लेनिन अपना थूक गटकता है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। इस जम चुकी बंजर जमीन पर मछली तो ठीक है, लेकिन शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए असली चीज रेड मीट और फैट है। हजारों हैरान व्यूअर्स के सामने वो अचानक ब्रेक मारता है। वो अपनी अलॉय शवल उठाता है और उस मामूली से दिखने वाले बर्फ के टुकड़े की तरफ बढ़ता है। एक तेज आवाज के साथ जमी हुई मिट्टी उखड़ जाती है और उस अंधेरे छेद से एक तीखी और गर्म गंध बाहर आती है। हम उसे अंदर झुकते हुए देखते हैं। आसमान की हल्की रोशनी में गुफा के अंदर एक विशाल सफेद आकृति गोल घेरा बनाकर लेटी हुई दिखती है। ये एक जायंट टुंड्रा स्नो रैट है। जो दर्शक ठंड के मिजाज को समझते थे वो डरने लगते हैं।
इस जीव के दांत पत्थर तक चू कर सकते हैं, यहां तक कि स्नो वुल्व्स भी इससे उलझने की हिम्मत नहीं करते। सच कहें तो ये बहुत हिंसक शिकारी है। जैसे ही कमेंट्स की बाढ़ आती है, वो विशाल चूहा बाहर की ठंडी हवा को महसूस करता है। उसका शरीर तेजी से कांपता है और वो धीरे धीरे अपनी पलकें खोलता है। वो जाग रहा है और लिनिन की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। चूहे के होश में आने से ठीक पहले वो अपनी अलॉय शवल को सर के ऊपर हवा में उठाता है। अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए वो शवल से चूहे की खोपड़ी पर एक जोरदार वार करता है। वार इतना घातक था कि उस जायंट रैट को चीखने तक का मौका नहीं मिला और वो हमेशा के लिए शांत हो गया। उसने कर दिखाया। उसने सफलतापूर्वक एक जायंट टुंड्रा स्नो रैट का शिकार कर लिया है। लिनेन अपने मुंह से धुएं जैसी भाप छोड़ता है। वो उस जीव को गर्दन से पकड़कर बाहर खींचता है। इसका वजन कम से कम 20 पाउंड है। इसके पेट के नीचे जमी हुई चर्बी की एक मोटी परत है, जो मानो ईंधन से भरा एक चमड़े का थैला हो। लेकिन वो अभी रुका नहीं है। वो बिल के ऊपरी हिस्से में हाथ डालता है और चमकते हुए नीले फल बाहर निकालता है। उसने आइस ब्लूबेरीज ढूंढ ली हैं। उधर नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर में उसे फिर से देखा जा रहा है। स्क्रीन पर लिनिन के उस बेदाग शिकार को देखते हुए डायरेक्टर ली अपना माथा पकड़ लेते हैं। देश के सबसे बड़े कैंडिडेट्स अभी भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ लिनिन इस बंजर इलाके में मांस और फल खा रहा है। पिछली सारी एनालिसिस रिपोर्ट्स अब रद्दी का टुकड़ा बन चुकी हैं। लिनिन हर बार संसाधनों की सही जगह और खतरों को भांप लेता है। ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती। ले की आंखें चमकती हैं और वो सोचता है, क्या ये कोई सिक्स्थ सेंस है? उसे जॉन की याद आती है, जो कमाल की एनवायरनमेंट अवेयरनेस रखने वाला एक पैदाइशी शिकारी है। इसके अलावा उसे और कोई वजह समझ नहीं आती। पूरे दफ्तर में सन्नाटा छा जाता है। अगर ये सच है तो उन्होंने वाकई एक हीरा ढूंढ लिया है। ले अचानक खड़ा होकर दृढ़ आवाज में कहता है, मेरा ऑर्डर सबको पहुंचा दो। अब से लिनिन को एक सीड लेवल पायनियर माना जाएगा और उसके परिवार को राजधानी के नए सेफ्टी जोन में टॉप टियर प्रोटेक्शन मिलेगी। वो रुकता है और स्क्रीन पर उस लड़के को देखते हुए अपनी टीम को उस पर लगातार नजर रखने का आदेश देता है। अगर लिनिन ने लंबे समय तक टिकने की काबिलियत साबित कर दी तो वे उसकी स्काई राइडर इवैल्यूएशन शुरू करेंगे। ये सुनकर वहां मौजूद स्टाफ दंग रह जाता है। स्काई राइडर रैंक सबसे ऊंचा सीक्वेंस है, एक ऐसा ट्रम्प कार्ड जो अमेरिका के पास सभ्यता के अगले पड़ाव का सामना करने के लिए सिर्फ एक इंसान के पास है। जैसे ही लिनिन का ऑफिशियल स्टेटस बढ़ता है, ब्लू स्टार के ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम पर नए व्यूअर्स की बाढ़ आ जाती है। वे देखना चाहते थे कि आखिर ये कौन सा पागल आदमी है जो तूफान के बीच रेस लगा रहा है जबकि बाकी सब डर के मारे कांप रहे हैं। उनके लिए ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट जैसा था, लेकिन पुराने व्यूअर्स हकीकत जानते थे। उनके लिए लिनिन मौत के साथ नाचने वाला एक खुदा था। इसी बीच उस वीरान इलाके में लिनिन अपनी शोहरत से बिल्कुल बेखबर है। बर्फीली हवाएं बर्फ के ढेर उड़ा रही हैं और उसके गॉगल से टकरा रही हैं, पर वो आगे बढ़ता जा रहा है। उसकी नज़रों में ये दुनिया अब सिर्फ एक खामोश और सफ़ेद जगह नहीं है, बल्कि डेटा पॉइंट्स का एक हलचल भरा नक्शा है। बर्फ के बीच सूचनाओं की अनगिनत धाराएं बह रही हैं, जिससे क्रूर इलाका बहुत व्यस्त और सच कहें तो बेहद खतरनाक दिख रहा है। महज आधे दिन में उसने कम से कम 20 रिसोर्स नोड्स पहचान लिए हैं। फिर भी उसके हाथ गाड़ी के हैंडल बार्स पर मजबूती से जमे हुए हैं। वो एक सेकंड के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। भले ही जमीन का कोना कोना संसाधनों की खान है, लेकिन वो रुक नहीं सकता। लालच में आकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, पर उसे अपनी भावनाओं को काबू में रखकर सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान देना है। उसकी नजरें स्क्रीन पर चल रहे उस लाल रंग के काउंटडाउन पर टिकी हैं। लेवल 1 वाइड डिजास्टर शुरू होने में अब सिर्फ 28 घंटे बचे हैं। अगर आप जिंदा ही नहीं बचे तो पैसे और संसाधनों का कोई मोल नहीं। संसाधनों के डेटा के बीच छिपे उन दूसरे निशानों को देखकर वो और भी सहम जाता है। उसे गहरे लाल और बैगनी रंग के निशान दिख रहे हैं। ये स्नो वुल्व्स और जायंट आइस वर्म्स के शिकार करने की खौफनाक जगह है। जब तक ये मॉन्स्टर्स आने वाले तूफान से छिपने में व्यस्त हैं, उसे इसी आखिरी मौके का फायदा उठाकर अपनी सबसे बड़ी जरूरत को ढूंढना होगा। रात होते ही हवा छुरियों की तरह चुभने लगती है और डेली रिसोर्स अपलोड का काउंटडाउन अपने आखिरी 5 मिनट पर पहुंच जाता है। जब वक्त आता है तो कुछ भी अपलोड ना करने का फैसला करता है। बाहर की दुनिया को ऐसा लगता है जैसे उसे आज कुछ नहीं मिला। उसके आसपास का वो डरावना अंधेरा मानो सब कुछ निगल जाने के लिए तैयार खड़ा एक विशाल जबड़ा है, जहां उसके पास छिपने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम उसे काम चलाओ बर्फ की गुफा में दुबके हुए देखते हैं, जहां वो दुनिया को हिला देने वाले उस बर्फीले तूफान से छिप रहा है। उधर ब्लू स्टार पर लाइव स्ट्रीम के चैट में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि लोग उसे पत्थर जैसी सख्त जमी हुई मछली चबाते हुए देख रहे हैं। हजारों लोगों का दिल बैठ जाता है। उन्हें डर है कि इस नर्क जैसे मौसम में शेल्टर ढूंढना नामुमकिन होगा और शायद कल लिनिन की एक जमी हुई लाश मिलेगी।
लेकिन जहां पूरा इंटरनेट उसकी जान को लेकर परेशान है, वहीं हालात एक चौंकाने वाला मोड़ लेने वाले हैं। चौथे दिन की सुबह वो अपनी गुफा से उस सफेद नर्क में बाहर निकलता है जहां 10 मीटर दूर देखना भी नामुमकिन है। कल मरने वालों का आंकड़ा 1086 था। उस ठंडे नंबर को देखकर उसका सीना भारी हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसके पास कोल्ड रेजिस्टेंस एट्रीब्यूट्स नहीं होते तो शायद उसका नाम भी उस लिस्ट में शामिल होता। अचानक उस दिन की इंटेलिजेंस रिफ्रेश होती है। वो एनवायरमेंटल डेटा के लिए ऑप्शन बी चुनता है और उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी रोशनी फैल जाती है। 10 किलोमीटर के दायरे का एक 3D होलोग्राफिक मैप तुरंत उसके सामने खुलता है। उसे देखते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे वो मिल गए। मैप पर एक साथ 2 शेल्टर कोऑर्डिनेट चमक रहे हैं। बाईं तरफ 5 किलोमीटर दूर एक खाली और छोड़ा हुआ बियर डेन है। ये अर्थ ग्रेड का है, बहुत छोटा और संसाधनों के बिना, लेकिन यहाँ पहुंचने पर बचने की गारंटी है। मगर दाईं तरफ 15 किलोमीटर दूर एक मोहक नारंगी लाल रोशनी चमक रही है। ये एक थर्मल सॉल्यूशन केव है। यहाँ ग्रेड 1 कांस्टेंट टेम्परेचर और पानी का अपना एक स्वतंत्र स्रोत भी है। वो खामोश हो जाता है। इस पल जन्नत और जहन्नुम के बीच का फैसला महज एक चुनाव था। उस मांद को चुनने का मतलब था किसी तरह बच जाना, लेकिन एक फीका भविष्य। गुफा को चुनने का मतलब था कि अगर वो वाइट डिजास्टर आने से पहले वहां नहीं पहुंचा तो वो मारा जाएगा। एक महातूफान से ठीक पहले 15 किलोमीटर का वो जमा देने वाला रास्ता। 3 सेकंड की गहरी हिचकिचाहट के बाद वो एक जुआ खेलने का फैसला करता है। थोड़े वक्त का आराम उसे लंबी उम्र नहीं दे सकता। वो अचानक हैंडल बार्स को मोड़ता है और किसी पागल की तरह झुककर उस भयानक बर्फीली हवा का सामना करता है। वो जानता है कि थोड़े समय की सुरक्षा लंबे वक्त तक जिंदा रहने का विकल्प नहीं हो सकती। अपनी पूरी जान लगाकर वो उस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ता है जहां मौत का खतरा 9 से 1 है। लाइव स्ट्रीम पर अचानक धमाका होता है क्योंकि हजारों लोग उस मंजर को देख रहे हैं। वो एक दहाड़ते हुए जानवर की तरह बन गया है। उसकी स्नोमोबाइल उस विपरीत हवा से जूझ रहे हैं, जैसे आगे बढ़ने वाला हर कदम एक नामुमकिन काम हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर सबसे बड़ी एक्सपर्ट सू जुआन स्क्रीन की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। उसे देखते हुए उसके चेहरे से पसीना बह रहा है। 10 मिनट बीतते हैं, फिर आधा घंटा। लेनिन अभी भी उस तूफान से लड़ रहा है, लेकिन अब उसके शरीर की हरकतें तेजी से अकड़ने लगी हैं। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।